हम रिएक्शंस यहाँ पे देखेंगे, हम इतना याद रखेंगे कि जब मेटल किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या चीज बना रहा है, क्या मेन क्या बना रहा है, क्या बाई प्रोडक्ट बना रहा है, फिर उसको अपने अपने हिसाब से बैलेंस करेंगे। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रिएक्शंस को रट्टा मारने जाते हैं बैलेंसिंग के साथ, भाई 2NaCl 2H2O 2HCl। तो ये बैलेंसिंग याद रखने जाओगे 50 रिएक्शन, किसके आगे 2 लगाना है, किसके आगे 3 लगाना है, किसके आगे 4 लगाना है, मेरे हिसाब से तो कोई याद नहीं रख पाएगा। और अगर रट्टा मारने जाओगे समझोगे नहीं तो और आपके लिए प्रॉब्लम पड़ने वाली है। हम क्या करेंगे, हम रिएक्शन को खुद बैलेंस करेंगे। तो भाई पहला रिएक्शन है, देखिए एक्चुअली अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना वो आपके टेक्स्ट बुक में आपके नोट्स में दिया हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एसिड इज अ सॉर इन टेस्ट, बेस इज बिटर इन टेस्ट, एसिड कन्वर्ट्स लिटमस इनटू रेड, ब्लू इनटू रेड, बेस कन्वर्ट्स रेड इनटू ब्लू। तो ये जो चीज थी ना, ये सारी की सारी इसकी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। हमने अभी तक जितना भी पढ़ा डेफिनेशन एंड जो छोटी मोटी चीजें पढ़ी है, दैट वर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यह है कि एसिड जब किसी के भी साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। अब आपके एग्जाम में जो है 4 मार्क का पूरा एक सवाल आ सकता है, राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो केमिकल एसिड जिस आपके बुक में जितना भी एसिड का रिएक्शंस दिया है वो सारे आपको लिखने पड़ेंगे। एसिड इसके साथ ये करेगा तो क्या, इसके साथ करेगा तो क्या। तो कैसे शॉर्टकट तरीके से उसको अच्छे से लिखना है वो भी मैं आपको आज बताऊंगा, और कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको आंसर लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां से कई सारे लॉजिकल क्वेश्चंस बन के बाहर आते हैं, कई सारे। तो भाई पहला रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं एसिड का मेटल के साथ। भाई जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, एक तो सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट का मतलब आपने पहले भी देखा हुआ है कि भाई जो न्यूट्रल होता है, जो ना ही एसिड है ना ही बेस है, और साथ ही साथ वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। भाई देखिएगा जरा, कोई भी एसिड है, आप कोई भी सपोज करो स्टार्टिंग में ले लेते हैं HCl, और मेटल भी कोई भी ले लो, जितने भी मेटल है, सपोज करो हम ले लेते हैं आयरन, ठीक है, एक ले लिया HCl, एक ले लिया आयरन, तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन गैस को निकालना है, तो हाइड्रोजन तो अकेला ही है तो ये चला गया हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगा। कैसे डिस्प्लेसमेंट, भाई आयरन क्या है, हाइड्रोजन को टक्कर मारेगा, खुद उसकी जगह ले लेगा, FeCl। रिएक्शन हो गया, रिएक्शन कंप्लीट। हमें इतना याद रखना है कि भाई ये जो फॉर्मूला रखी है इस फॉर्मूला को याद रखना है, फिर तो कोई भी एसिड ले लो, कोई भी मेटल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमेशा रिजल्ट सेम रहेगा। लेकिन रिएक्शन लिखने के बाद 2 चीजें और ध्यान देनी है। पहली बेसिक चीज, बेसिक मतलब क्या है कि भाई देखो हमने एक चीज देखा था, अब यहाँ पे एक आयरन है और एक क्लोरीन है। आयरन की वैलेंसी होती है 2+ और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। इसका मतलब भाई मुझे 2 क्लोरीन चाहिए तब जाके इसका बैलेंस होगा -1 -1 -2 एंड +2। तो इसका मतलब ये FeCl2 बन जाएगा और ये H2 बन जाएगा। तो पहला तो बेसिक क्लियर होना चाहिए कि भाई अगर कोई सॉल्ट बन रहा है, अगेन सॉल्ट का मतलब है, किस मतलब बेटा सिंपल समझ लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये हमने देखा था, देखो ना रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है कि जितने भी मेटल्स हैं उसमें से हर एक मेटल की एक काबिलियत है कि किसी से भी जल्दी से या तो रिएक्ट करेगा या तो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा। भाई जैसे हमारा ह्यूमन नेचर क्या होता है, कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं जो जल्दी किसी के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं जो जल्दी से मिक्स नहीं हो पाते। सेम चीज रहती है मेटल्स के साथ। कुछ मेटल्स जल्दी से रिएक्ट हो जाते हैं, किसके साथ, हर किसी के साथ, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो कोई दूसरा एलिमेंट हो। और कुछ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई लेना देना ही नहीं होता है। सो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज।
कौन सी? रिएक्टिविटी सीरीज। और आपको आपके बुक में या तो फिर इंटरनेट पे जब आप देखोगे तो ये सेम चीज आपको दिखाई देगी एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी। आपके बुक में या इंटरनेट पे इसको एक्टिविटी सीरीज भी बोला जाता है या फिर इसको रिएक्टिविटी सीरीज भी बोला जाता है। तो अब इसका मतलब क्या है? देखिए मैं इसमें ये वाला साइन लगा रहा हूं, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टिविटी जो है, जो जल्दी से रिएक्ट करने की जो काबिलियत है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे ही मैं आगे बढ़ता जाऊंगा उसकी रिएक्ट करने की क्षमता कम होती जाएगी। अब लास्ट में है ये एयू। एयू का मतलब क्या होता है पता है आपको? प्लैटिनम सर। नहीं नहीं सर, गोल्ड 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 गोल्ड। प्लैटिनम को पीटी लिखा जाता है, ये गोल्ड। एजी मतलब सिल्वर। सिल्वर एजी मतलब मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। तुम्हें देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि गोल्ड पहन के आपके पेरेंट्स या आप हाथ धोते हो, दूसरे काम करते हो, नहाते हो, मम्मी आटा गूंथती है, फिर भी गोल्ड पे सालों तक कोई असर नहीं होता। क्यों? गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव। ये स्टार्टिंग में जो है ये पहले के चार ये हाईएस्ट रिएक्टिव है। फिर ये बाकी के जो है ये हाइड्रोजन तक, सॉरी कॉपर तक, कॉपर तक जो है वो मिडल रिएक्टिव है कि भाई ठीक ठीक है, कभी जब इतनी जल्दी नहीं होते हैं। और ये जो चार नीचे लास्ट के तीन है ये लीस्ट रिएक्टिव, हाईएस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव एंड मिड रिएक्टिव। सर प्लैटिनम भी तो होता है ना? प्लेटिनम एक एलिमेंट है लेकिन वो रिएक्ट नहीं होता जल्दी किसी से। सर पर वो रिएक्टिविटी सीरीज में आता है ना? नहीं नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि हाइड्रोजन जो है वो हमने ब्रैकेट में लिखा है, बाकी किसी को ब्रैकेट में लिखा है। उसका रीजन है कि हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है, वो नेचुरली गैस में पाया जाता है और बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो नेचुरली सॉलिड में पाए जाते हैं, इसीलिए हमने उसको ब्रैकेट में लिखा है। और ये कौन है भाई? म्यूट करो अपने आप को। ओके, अब के मतलब पोटेशियम। एक मिनट चावल संभाल लो। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ भाई, पोटेशियम के, वह पोटेशियम जो है वो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम कैल्शियम से ज्यादा, कैल्शियम मैग्नीशियम से ज्यादा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज्यादा एंड सो ऑन। अब इसको याद रखना है बिकॉज आपको ये थर्ड चैप्टर में पूरी सीरीज है। थर्ड चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो उसमें ऑलरेडी ये पढ़ना है हमको। ये पूरी सीक्वेंस भी याद रखनी है और इस पे पूरी छोटी सी थियरी भी। सो क्यों ना हम इसे अभी से लर्न करके चले। देखो यहाँ पे हो, इसको लर्न करने का तरीका बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। तरीका जो है बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल है, तो उसपे साइंस मत करना, दिमाग मत करना, ठीक है भाई? कटप्पा का छोटा भाई कनक्का, कटप्पा का छोटा भाई कनक्का माझी आले जेन। माझी ने क्या किया? जेन दिया। किसको दिया? कनक्का को। कनक्का माझी आले जेन, गुस्सा आ गया। अब इन दो को अभी थोड़ा अवॉइड करो, इन दो को हम अवॉइड करेंगे तो क्या बचेगा? एफपी और सी। फेंकू भाई, जब कनक्का को बोला कि माझी आले जेन तो उसको गुस्सा आ गया, उसने बोला फेंकू, तो सामने से जवाब आया ना हाजी एजीओ। कनक्का माझी आले जेन फेंकू हाजी एजीओ। अब एफपी और सीयू के बीच में खाली आपको पीबी और एच। पीबी का मतलब होता है लीड, इसको हम कहते हैं लीड। लीड एक एलिमेंट ही है, एक मेटल ही है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन। समझ आया बच्चा? तो कैसे इसको शॉर्टकट याद रखना है? 13 DIN। वो इसमें नहीं है। पीबी का मतलब लीड होता है। वो भी तो मेटल होता है।
हाँ मेटल तो बहुत सारे होते हैं बेटा, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज में इन्हीं का समावेश किया गया है। सर हमारे तो स्कूल में मैम ने टीम भी लिखवाया है, नहीं TIM। एसएन, वो उसको एसएन बोलते एफी हैं के बेटा। बाद, नहीं एफी आपके एफी के बाद और टीड के पहले। यहाँ पे जो है ना, ध्यान बोल रहे हो ना, चलेगा। अब हाँ भाई एक्चुअली टीम जो है ना, वो कभी भी आपको रिएक्शन में दिखाई देने को नहीं मिलता, बट अगर टीम ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो उसका कोई तो इश्यू होता है। आपके पूरे बुक में टीम से रिलेशन कोई है ही नहीं, सो चलेगा। आप आपके बुक में भी इतना ही दिए। सर हाँ, और एक मिनट सोचिए, अगर नेट पे आप देखो ना, नेट पे तो आपको कई सारी फोटोज मिलेगी, इससे बड़ी बड़ी रेफरेंस सीरीज मिलेगी, बट फिलहाल आपके सिलेबस हाँ। में यही है। बोलो ओके धीरे। सर। सर ये जिंक का एक एटॉमिक नंबर क्या होता है? बताओ मुझे। सर वो Zn जिंक। हाँ जेड भाई बोल रहा हूँ, क्या आपने इसको देखा था रेटिंग में? ना। तो क्या हो सकता है इसका? इट इज ऑब्वियसली मोर देन 20 होगा। हम्म। हाँ, अब आपको उसका एटॉमिक नंबर जाके क्या करना है, चलिए बताओ मुझे। सर तो वैलेंसी कैसे फाइंड करेगी? बट आपको जिंक की वजह से फाइंड करने की बोलेंगे नहीं कभी भी, वैसे उसकी Zn2 प्लस होती है। ठीक है, देखो आपको कुछ जो अबाउट 20 वाले ना, उसकी वजह से याद रखनी पड़ेगी। क्यों? मैंने आपको उस दिन क्या कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स 20 के ऊपर जाएंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी अलग हो जाती है। कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाएगी तो वैलेंसी निकालने का तरीका अलग हो जाएगा। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी है जिसकी आपको वैलेंसी डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। देखो मैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो आप लिख लीजिए, याद रखो एटलीस्ट। पोटेशियम +1, ये भी +1, ये +2, ये +2, ये +3, ये +2, ये +2 भी होती है, +3 भी होती है। आयरन की दो वैलेंसी पॉसिबल है, पीबी की +1, हाइड्रोजन की +1, कॉपर की +2। फिर इसकी तो बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ तो नॉट लेस रिएक्टिव है, तो ये जल्दी से रिएक्ट करते नहीं है। फिर भी अगर आपको करना हो तो इन दोनों की मर्क्यूरी की, हाँ 2+2+3, और गोल्ड की तो बैलेंसिंग होती है, गोल्ड तो सन्यासी है, ओके, इसकी बैलेंसिंग 0 होती है। ओके बेटा, तो ये इतनी बात ओके आपको सर। याद रखनी पड़ेगी। और अब मुझे बताओ, क्या मास्टर सर ने ये नहीं बताया था आप लोग को? सर बताया था। भाई याद रखो, ऐसा भूल नहीं जाने का। झलक आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर आ रही है। हाँ तो बताया था सबने ऐसा फर्स्ट शिफ्ट में कि नहीं? चलो, आपको लगता है याद भी नहीं है कि सबने बताया था कि नहीं? ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे कि हमने देखा, ठीक है, ये रेशियो तो हो गया, तो एक चीज हमने इसमें क्या देखा, उठाएंगे। एक चीज हमने क्या देखा कि भाई Fe की वैलेंसी 2 थी, इसलिए यहाँ पे हमने 2 लिखा। दूसरी चीज, अब हमको बैलेंस करना सीखना है। क्या करना देखना है? बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग तो आप लोग को आती है, चलो झलक से बताइए कैसे बैलेंस करूंगा मैं इसको। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी। मैं बोलूं सर? नहीं झलक, आप झलक तो बोलो। सर मैंने झलक का नाम नहीं सुना, मुझे लगा आप सबसे पूछ रहे हो। अच्छा झलक बोलो बेटा जल्दी। झलक आप अवेलेबल हो किस हो बेटा? सर चलो बोलो बोलो बेटा जल्दी। कनेक्ट हो गया था। हाँ तो इसकी मुझे बैलेंसिंग बताओ, कैसे बैलेंसिंग करेंगे, जल्दी बताओ बेटा। कौन है ये बार बार आता कर रहा है?
ओके चलो एक काम करो, कबीर सुन पा रहा था कबीर मुझे? यस सर। बताओ बैलेंसिंग कैसे करेंगे इस इक्वेशन को? यश, प्रीति, जिसको आता है बोलो बेटा जल्दी। बैलेंस करना है मुझे इस इक्वेशन को, कैसे करूंगा? देखो इस समय जो बैलेंसिंग करना है बेटा उसके लिए आपको कोई पूरी मेथड लिखने की सर जरूरत वो नहीं है। दूसरी साइड। सर मैं बोलूं? क्या प्राची दूसरी साइड है? सर FeCl2 प्लस मैं बोलूं? Hg लिखा है कि क्या लिखा है? H2 लिखा है बेटा, H2। सर मैं बोलूं? सर मैं बोलूं? सुजीत बोलो, चलो सुजीत। हाँ सर। सर मर बोलूं सर? हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर HCl के आगे 2 लग जाएगा। हाँ देखो ना बेटा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स। यहाँ पे कितनी बार है हाइड्रोजन? 1 टाइम। तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे 2 लगाने से Cl भी 2 हो गया और यहाँ पे Cl और भी 2 बार आ रहा है। आयरन 1 टाइम, आयरन 1 टाइम, तो हो गया बैलेंस। थोड़ा सोचो, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं भाई, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम एक काम करते हैं, चलिए H2SO4 ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ये था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं, चलिए Zn से। तो इस समय क्या होगा, जैसे कि हमने कहा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, तो सॉल्ट क्या होगा, इसको निकाल दो तो क्या बचा? ZnSO4। तो ZnSO4, ये 2 प्लस ये 2 माइनस, दोनों बैलेंस हो गया तो बस खत्म, ये पिक्चर कहानी खत्म। और यहाँ पे ये H2, क्या ये बैलेंस है? H2 H2, Zn1 Zn1, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। यस, ये कंप्लीटली बैलेंस है। अब एक और है, आपके बुक में एक प्रैक्टिकल गिवन है कि भाई क्या किया हुआ है, एक बीकर लिया हुआ है, उस बीकर में जिंक के ग्रैन्युअल्स लिए गए हैं। क्या चीज? जिंक ग्रैन्युअल्स। ग्रैन्युअल्स का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स। ग्रैन्युअल्स का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब उसमें इन्होंने डाल दिया HCl। इन्होंने क्या ऐड कर दिया यहाँ पे? HCl ऐड कर दिया। तो अब बोल रहे बताओ क्या होगा, रिएक्शन का क्या होगा? तो क्या प्रॉब्लम है? HCl प्लस Zn का ले ले। भाई Zn क्या होता है? एक मेटल होता है। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? देखो ZnCl और हाइड्रोजन अलग। अब Zn की वैलेंसी +2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब बैलेंस कर लेते हैं, पूरे रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। Zn 1 टाइम Zn 1 टाइम, क्लोरीन 2 टाइम क्लोरीन 1 टाइम, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। यहाँ पे 2 लिखने के कारण हाइड्रोजन 2 बार, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार, लो खत्म। सो एक्चुअली करना क्या है, तो भाई हमको सिर्फ ये याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला। उसके बाद कोई भी एसिड उठा लो, कोई भी मेटल उठा लो, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, पिक्चर खत्म। सर एक क्वेश्चन है। बोलो बेटा। सर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सारी गैस होती है, तो Yes. उसमें सबके पीछे 2 क्यों लगता है? H2O2। गुड क्वेश्चन। हाइड्रोजन के पास अगर फ्री स्टेट की बात करो, फ्री स्टेट का मतलब है जो अपने को एटमॉस्फेयर में आराम से मिलती है, फ्री स्टेट उसे कहा जाता है। भाई हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 1 एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या ये ऑक्टेट है? क्या ये स्टेबल है? नो सर। नहीं है, ये अनस्टेबल है। ये हमेशा स्टेबल बनना चाहेगा, तो स्टेबल बनने के लिए क्या करेगा? भाई सबसे पहले अपने भाई को बुलाएगा ना। अगर आप तकलीफ में हो तो अपने परिवार वाले को पहले बुलाओगे। तो जब ये अनस्टेबल है तो 2 हाइड्रोजन एटम मिलके ये कोशिश करते हैं कि चलो हम स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे होगा क्या? एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा।
अब इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए, ये हो गया स्टेबल। तो H1 कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमेशा H2 एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हम लोग H2O2 जो गैस है उसमें 2 या 3 लगाते हैं। ओके, समझ आया देखिए बेटा? ओके सर, ओके सर। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और, एक आपको कई बार पूछा जाएगा कि अगर मान लो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है, जब ये मैंने क्लोरीन को जिंक में डाला तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब मुझे पता ये चेक करना है कि क्या सच में ये हाइड्रोजन गैस है, तो उसके लिए एक टेस्ट आता है जिसे हम कहते हैं पॉपअप टेस्ट या पॉप टेस्ट। पॉप भी कहते हैं या पॉपअप भी कह सकते हैं, पॉप टेस्ट। अब इसमें होगा क्या भाई, सिंपल मैं क्या करूंगा, अगर मुझे चेक करना है कि ये जो गैस निकल रही है ये हाइड्रोजन है क्या नहीं, मैं एक कैंडल को इधर इसके पास में लेके आता हूं। एक कैंडल है, मैं इसके पास में लेके आता हूं। जैसे ये गैस फ्लेम जो आगे कैंडल फ्लेम के साथ टच करेगी, पॉप 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 ना, पॉप 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 ऐसी आवाज आना चालू हो जाएगी। अगर वैसी आवाज आती है मतलब कंफर्म कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो अगर हाइड्रोजन गैस है कि नहीं चेक करना हो तो सिंपली उसके पास में आप कोई आग लगा दो, तब एक फ्लेम को उसके पास लेके जाओ, उसमें आग डाल मत दो। अब हाइड्रोजन जो है बेटा वो इनफ्लेमेबल गैस है, अगर आपको पता हो तो आपने केमिकल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन गैस, इट इज अ इनफ्लेमेबल, वो जल नहीं सकती। हाइड्रोजन को कभी आग नहीं लगती है, लेकिन जैसे ही वो गर्मी के कांटेक्ट में आता है ना, हाइड्रोजन गैस इवापोरेट होता है और भाप हो जाती है, स्टीम बनती है। और जैसे वो स्टीम बनती है तो वो साउंड निकलता है, जैसे पटाखे उड़ते हैं ना वैसे साउंड निकलता है। इसीलिए ये जो प्रोसेस है इसको हमने नाम दिया है पॉप टेस्ट या तो पॉपअप टेस्ट। कई बार एग्जाम पूछा जाता है which test is performed to check the hydrogen gas? Pop-up test. How to verify that the gas released is hydrogen by pop-up test? ठीक है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आंसर तो अपने ये देगा। समझ आ रहा है? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। श्योर? सर तो ऑक्सीजन में क्यों O2 लिखेंगे? ऑक्सीजन में तो ज्यादा नहीं होगी वैलेंसी। हाँ तो बेटा ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2 होती है ना। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये स्टेबल बन सके। तो अपने दूसरे भाई को बुलाया, इसके भाई के पास भी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने देखा था कि ये लोग शेयर करेंगे, जब सेम तरह के एटम देते हैं ये लोग शेयरिंग करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? जितने की इसको जरूर है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये 2 शेयर करेगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या? एक ये ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। 6 थे, 6 में से 2 चले गए तो बचे कितने? 4। इसके पास ही बचे 4। देखो अब हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाले ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, बन गए 2 स्टेबल। तो 2 एटम मिलके उसको स्टेबल बना रहे हैं अपने आप को, इसीलिए हम O2 लिखते हैं। ओके दिव्या? ओके सर। और किसी को कोई डाउट इधर? सर मुझे है बोलो। सर, ये ZnCl जो ZnCl2 लिखा है सर, ये कैसे आया? Zn की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। तो 2 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया। हमको प्लस माइनस से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नंबर से फर्क पड़ता है। तो Zn1 Cl2। ओके, और किसको बता कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भाई हमने अभी देखा कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा, अब हम देख लेते हैं कि जब एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। कार्बोनेट का मतलब होता है जिसके पीछे CO3 आ,
CaCO3, Na2CO3 कुछ भी हो सकता है जिसके पीछे CO3 आ रहा है। ओके, अब देखो जब एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट तो देगा ही देगा, सॉल्ट के साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा एंड पानी भी देगा। इस रिएक्शन को जरा ध्यान से समझना, जो फाइनल रिजल्ट है वो फाइनल ये है कि जब एसिड किसी भी कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। तो चलिए हम सबसे पहले एसिड लेते हैं, फिर से HCl ले लेते हैं, फिर कार्बोनेट ले लेते हैं तो CaCO3 ले लेते हैं। अब ये सॉल्ट देगा, सॉल्ट का मतलब है इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, ये दोनों साथ में आ जाएंगे। CaCl2 कैल्शियम +2 क्लोरीन -1, साइन का फर्क अभी नहीं पड़ेगा तो कैल्शियम 1 क्लोरीन 2, इसलिए हमने ले लिया CaCl2। फिर अब यहां ध्यान से देखना, एक्चुअली होगा क्या कि भाई इसका H इसके साथ आ जाएगा, एक्चुअली होता है ऐसा है HCO3, बट HCO3 जो है ना वो इतना स्टेबल नहीं है, बहुत ही अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने के कारण ये टूट जाता है, डीकंपोज हो जाता है। देखो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैल्शियम इसके पास जा रहा है, हाइड्रोजन इसके पास आ रहा है। आपने फर्स्ट चैप्टर में 4 टाइप के रिएक्शन पढ़े थे, दुनिया के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना उन 4 में से एक होते हैं। सो इससे पहले जो हमने देखा था एसिड और मेटल का, वो डिस्प्लेसमेंट था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, और यहाँ ये डबल डिस्प्लेसमेंट है ना? यस, ये डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हुआ क्या कि जैसे कि हमने देखा HCO3 के साथ जब आता है, एक्चुअली H2CO3 होता है, ठीक है, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, यानी कि कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड्स में ये ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा एंड पानी अलग हो जाएगा। ओके, सो आपको अल्टीमेटली तो यही याद रखना है कि कार्बोनेट, CO3 मतलब कार्बोनेट, तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो हमको देगा कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब बचा क्या है, बैलेंसिंग। चलो चेक करते हैं सब कुछ बैलेंस है कि नहीं। भाई हाइड्रोजन 1 टाइम, हाइड्रोजन 2 टाइम, तो ये मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन 2 टाइम, हाइड्रोजन 2 टाइम, बैलेंस। अब क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन 2 टाइम, क्लोरीन 2 टाइम, डन, हो गया। कार्बन, देखो यहाँ पे कार्बन कितनी बार आ रहा है, अच्छा ये कैल्शियम, सॉरी Ca कैल्शियम, Ca कितनी बार आ रहा है, 1 बार, यहाँ भी कैल्शियम 1 बार आ रहा है, बैलेंस, डन। कार्बन 1 बार, कार्बन 1 बार, बैलेंस। ऑक्सीजन 3 बार, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार और यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल, 2 + 1 3, बैलेंस। तो बस खाली यहाँ पे 2 लगाने की जरूरत है, बाकी सब कुछ बैलेंस है। ओके, एक और रिएक्शन ले लेते हैं H2SO4 का, और यहाँ पे Na2CO3। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, देखो ये सोडियम चला जाएगा इसके पास, हाइड्रोजन आ जाएगा इसके पास, तो क्या हो जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। एक मिनट, नहीं, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे एक चीज चेंज होगी। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ नहीं, राइट, चलो ठीक है। Na2SO4, Na2 किसके पास चला जाएगा, हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन अनस्टेबल होगा तो ब्रेक हो जाएगा और अल्टीमेटली CO2 + H2O हो जाएगा। इसको आप करते हैं बैलेंस। H2SO4 + Na2CO3। भाई इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन 2 टाइम, हाइड्रोजन 2 टाइम, बैलेंस। सल्फर, ये सल्फर है भाई हमारा, सल्फर 1 बार, सल्फर 1 बार, और कहीं है नहीं, बैलेंस।
ऑक्सीजन इधर 4 बार, इधर 3 बार, 4 + 3 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 4 + 2 6, 6 + 1 7, बैलेंस। सोडियम 2 बार, सोडियम 2 बार, कार्बन 1 बार, कार्बन 1 बार, ऑक्सीजन 2 हो गया। लो, यानी कि यहाँ पे पहले से सब कुछ बैलेंस है, कोई आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि जब एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा और उसके बाद H2CO3 जो बनेगा वो स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर में टूट जाता है। यहां तक कोई डाउट? नो सर। सर बाकी बात हाँ बोलो बेटा। सर तो ये हमको इक्वेशन को सिर्फ ऐसे ही बैलेंस करना होता है कि कभी कोई एक्सपेरिमेंट करे तब भी इनको बैलेंस करके फिर ही करने का एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो बेटा तब देखो, प्रैक्टिकली जब आप करते हो ना तो फिर आपको उसको मैच करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। जब आप एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली लिखते हो, मतलब जब इस टाइप से लिखा जाता है तो हम बैलेंस करते हैं। एक्सपेरिमेंट जब असली एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तब ये बैलेंसिंग मगजमारी नहीं होती है। बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था ये चलो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम के 2 एटम, पर अगर मान लो कि आप एक असली का सोडियम कार्बोनेट लेते, असली का सोडियम कार्बोनेट, तो उसमें भी आप कितने Na2 होंगे, मतलब ये क्या हो गया, पूरा एक मॉलिक्यूल हो गया, Na2CO3 पूरा एक मॉलिक्यूल हो गया। भाई यहाँ पे तो अनगिनत मॉलिक्यूल्स होंगे, अनगिनत सोडियम के एटम्स होंगे, अनगिनत कार्बोनेट के एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो प्रैक्टिकल करते समय ये बैलेंसिंग की टेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, लिखते समय बैलेंसिंग करना पड़ता है। ओके हाँ ओके भाई ये तो आपकी बात बन गई। ओके देखिए अभी हमने क्या लिया था, कार्बोनेट लिया था, अब हम लेंगे बाइकार्बोनेट। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एसिड के साथ अब हम ले रहे हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब भाई जैसे कि मान लो कि आप अभी आप क्या लिखते थे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, अब क्या होगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के ऐड होने की वजह से इसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट, या इसका दूसरा नाम भी होता है जैसे कि बाइकार्बोनेट है। सो बाइकार्बोनेट के बदले आप ऐसा भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या चीज, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके आगे सोडियम लगा दो तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। ओके एक चीज और, Na2CO3 और NaHCO3, ये दो को आपको बहुत पढ़ना है और ये दो आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं ऑब्जेक्टिव के टाइप में। भाई इसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। भाई आपके जो ये पाउडर आता है ना, टाइड है, सर्फ एक्सेल है, जो कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने में यूज होते हैं, उन सभी के अंदर ये होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसको इसका ये कॉमन नेम है, जो वॉशिंग सोडा है ना, ये इसका कॉमन नेम है, सॉरी हाँ कॉमन नेम राइट। और इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। केमिकल नेम। सिमिलरली इसके भी दो नाम, एक तो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब जो इनो आता है ना, इनो, भाई इनो के अंदर ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या वो सारी चीजें जैसे कि इडली, जब आप इडली में पता है सोडा डालते हो ताकि इडली सॉफ्ट बने, डोसा सॉफ्ट बने, कोई भी चीज आप बेक करते हैं, जैसे आपका केक है, केक एकदम सॉफ्ट बने, तो सॉफ्ट बनने के लिए उसके अंदर ये डाला जाता है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। आपने सुना होगा बहुत बार, आपकी मम्मी को पूछना, आप मम्मी को पूछना, मम्मी मुझे बेकिंग सोडा दिखा, बेकिंग पाउडर दिखा,
आपके घर में होगा ही होगा, 99% हर किसी के घर में होता है, खाने पीने की चीजों में डरता है। ठीक है, तो इसका एक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या तो इसका दूसरा नाम सोडियम H के लिए हाइड्रोजन एंड देन कार्बोनेट। तो ये नाम कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी नाम यूज किया हो सकता है, तो आपको सारे नाम पता होना चाहिए, इवन वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। ये दोनों चीज इसी चैप्टर के एंड में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज। ओके, फिलहाल से नाम याद रखो, बाकी चीजें हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। ओके, तो भाई जब आप बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये जो रिजल्ट है ना ये सेम रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। कार्बोनेट के समय भी सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, बाइकार्बोनेट के समय भी सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। चलिए हमें काम करते हैं, एसिड ले लेते हैं HCl और बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, चलिए NaHCO3 जो हमने अभी देखा। अब यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। सो एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पे बन जाएगा ये NaCl, और जब हाइड्रोजन इसके पास आएगा तो ये एक्चुअली बनेगा H2CO3। देखो एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, H2CO3। हमने इससे पहले भी देखा कि H2CO3 तो बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो ये फिर से टूट जाएगा और टूटने के बाद बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक बार बेटा ये फॉर्मूला लर्न कर ली मतलब फिर तो कोई भी रिएक्शन आना क्या फर्क पड़ता है, कोई भी एसिड ले लो, कोई भी बाइकार्बोनेट ले लो, क्या फर्क पड़ता है। हमें इतना याद रखना कि बाइकार्बोनेट में ये होता है और कार्बोनेट में हाइड्रोजन भी होता है, खाली इतना याद रखो और प्रोडक्ट याद रखो, फिर तो पीछे निकल जाओ। अब बचा क्या, सिर्फ बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, टोटल हाइड्रोजन 2 बार, तो यहाँ भी टोटल हाइड्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन तो फिनिश। क्लोरीन एक बार, क्लोरीन एक बार, सोडियम एक बार, सोडियम एक बार, कार्बन यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, ऑक्सीजन इधर 3 बार, इधर 2 और इधर 1, 2 + 1 3, मतलब 3 हो गया बैलेंस। तो पूरा रिएक्शन एक्चुअली बैलेंस्ड है, कोई भी चीज अनबैलेंस्ड नहीं है। समझ आ रहा है बेटा क्या कहा जा रहा है। चलिए एक और रिएक्शन ले लेते हैं, एसिड ले लेते हैं, H2SO4 एसिड ले लिया और आपको कहा गया है कि आप सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, देखो बेटा बाइकार्बोनेट मैक्सिमम यही यूज होगा। कार्बोनेट के समय हमने अलग अलग चीजें देखी, लेकिन बाइकार्बोनेट के समय आप मोस्टली यही देखोगे। ओके, एक सेकंड ना, ओके भाई इस समय क्या होगा, हमने क्या देखा यहाँ पे सॉल्ट, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा NaSO4, NaSO4। अब लेकिन SO4 की वैलेंसी होती है -2, सोडियम की होती है +1, तो ये 2 इधर चला जाएगा, सो ये बन जाएगा Na2SO4। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और बाकी क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बस अब बैलेंस करो, बैलेंस करने में जरूरत कौन करेगा यहाँ पे, बैलेंसिंग। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 1, टोटल 3, इधर आ रहा है, इधर सिर्फ 2 बार आ रहा है, इधर 3 बार है, उधर 2 बार है। तो हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, उधर 3। देखो जैसे कि मुझे यहाँ इक्वल बनाना है बेटा, अगर सपोज करो कि मैं यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करता हूँ 2 3 4 कुछ भी मल्टीप्लाई करता हूँ,
तो वो सोडियम को भी जाएगा, हाइड्रोजन को भी जाएगा, क्लोरीन कार्बन को भी जाएगा, ऑक्सीजन को भी जाएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सोडियम कितनी बार चाहिए? 2 बार, तो मुझे यहाँ पे 2 तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब देखो 2 मल्टीप्लाई करने से सोडियम 2 बार हो गया, हाइड्रोजन भी 2 बार हो गया, ये भी 2, ये भी 2, 2 + 2 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए और इधर कितने हैं? अभी भी सिर्फ 2। तो भाई लो मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 2 जा 4 हो गया, तो इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4। बैलेंस करने के लिए LHS रिएक्टेंट साइड भी आप कुछ कर सकते हो और RHS मतलब प्रोडक्ट साइड भी आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ इधर ही करो, जो इट इज नॉट कंपलसरी, दोनों साइड आप कर सकते हो। तो चलिए हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। मैं सल्फर की बात करता हूं, सल्फर एक बार, यहां भी सल्फर एक बार बैलेंस। ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन इधर आ रहा है 4, देखो यहां देखना ऑक्सीजन 4, यहां पे 2 तो है ही है प्लस 3 भी है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब एक ऊपर और एक नीचे होता है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे तो मल्टीप्लाई। सिमिलरली 2 3 जा 6, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, इधर 4 4 + 2 6, 6 + 2 8, ओहो ऑक्सीजन 8 हो गया। सर ऑक्सीजन में 10 हो गया ना, यहाँ 6 3 2 जा 6 + 4 10 होगा ना। हाँ सॉरी यहाँ पे 10 होगा, राइट। 4 and 3 + 6 10 टाइम्स है, और यहाँ पे कितनी बार है? 4 and 4 + 2 8, सॉरी 4 + 2 6, 6 + 2 8, भाई 8 है और यहाँ पे 10 है, तो कुछ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसका एक और रिजल्ट, ये जो 2 है ये कार्बन के पास भी जाएगा, सो कार्बन 2 हो गया, तो यहाँ भी तो मुझे कार्बन को 2 करना था, तो मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कार्बन हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन के लिए फिर से चेक करते हैं, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 2, 4 + 4 + 2 कितना हो गया? 10 हो गया, 2 हो गया बैलेंस। और तो बचा नहीं, फिनिश। थोड़ा कोई रिएक्शन ऐसे टफ भी हो सकते हैं, आपको एक एक एटम देखते जाना है और उसको बैलेंस करते जाना है, और कई बार किसी और को बैलेंस करने के चक्कर में ये वाला अपने आप बैलेंस हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, है कि नहीं? समझ आ रहा है यहाँ तक? किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। श्योर? यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। ओके, ओके चलो। तो ये मेटल्स के जो एसिड के जो बड़े बड़े रिएक्शन है ना, वो यहाँ पे खत्म। एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन और है, एक मेटल ऑक्साइड के साथ और एक बेस के साथ, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन एक चीज हमको यहाँ पे देखनी है, आपने बेटा 7th में या 8th में एक चीज पढ़ा होगा कि आप नींबू पानी लो और नींबू पानी में अपनी हवा छोड़ो, फूंक मारो, तो नींबू पानी व्हाइट कलर का हो जाता है। पता है आपको? पढ़ा हुआ है कभी? सर नींबू पानी व्हाइट कलर का ही होता है। अरे व्हाइट का मतलब एकदम मिल्की जैसा, दूध जैसा कलर हो जाएगा उसका। नहीं होता? देखो आपने पढ़ा होगा कि जब आप नींबू पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं, अब जब मैं फूंक मार रहा हूं तो मेरे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उस नींबू पानी को पूरा मिल्की कर देता है। होगा क्या कि जब नींबू पानी बनता है तो उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। नींबू पानी जब बनता है तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस फूंक मारते हैं या डालते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो भाई उस समय क्या होगा, एक आपका बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और एक वाटर, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना ना,
ये पूरा मिल्की कलर का होता है। मिल्की कलर मतलब एकदम जैसा दूध का कैसा कलर व्हाइट होता है, एकदम वैसा व्हाइट कलर हो जाएगा। और इसीलिए भाई अगर मुझे चेक करना, जैसे कि इससे पहले हमने क्या देखा बेटा, अगर हाइड्रोजन गैस चेक करना हो तो मोमबत्ती ले आओ, अगरबत्ती ले आओ, तो पॉपअप टेस्ट हो जाएगा। अगर मुझे चेक करना है कि मेरी जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उसको सिंपली नींबू पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मिक्स कर दूंगा। अगर वो व्हाइट कलर का चीज देती है, अगर उसका पूरा कलर व्हाइटिश हो जाता है, तो मेरी जो गैस होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वरना कोई और होगी। तो बड़ा जब लैबोरेटरी में जब अलग अलग चीजें चेक करनी होती है ना, तो ये सारे टेस्ट काम आते हैं। अगर मुझे चेक करना है कि कोई दो चीज मिल रही है और कौन सी गैस निकल रही है, तो मैं एक बार पॉपअप टेस्ट करूंगा, एक बार ये टेस्ट करूंगा, एक बार वो, ऐसे हर अलग अलग गैस के लिए अलग अलग टेस्ट। आपके जो 10th के सिलेबस में है अभी हम वही देखेंगे। ओके सर ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। उसका एक रीजन है, कल का क्या। अब बेटा आपको मैंने ये तो कहा था, ये देखो ये रिएक्शन हो गए, रिएक्शन तो आपको याद रखना ही है। अब यहाँ पे मैंने आपको हर एक टाइप के दो या तीन एग्जाम्पल दिए, बट एक्चुअली मैंने जब आप बुक या नोट्स में देखोगे, बुक में तो और भी कम है। मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ, नोट्स में तो और भी ज्यादा रिएक्शन दिए हैं, बिकॉज बेटा एग्जाम में तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। अब नोट्स में भी बेटा आपको तो ज्यादा से ज्यादा हर चीज के 5-5 एग्जाम्पल मिलेंगे सबको, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में उन्हीं 5 में से, या जो मैंने 2-3 सीखा है उन्हीं 3 में से आएगा। इट इज नॉट फिक्स। हो सकता है कि जो मैंने मेटल यहाँ पे नहीं लिया, उस मेटल के बारे में पूछ लिया, बट हमें उससे घबराना नहीं है। क्यों? बिकॉज हमारे पास तो फॉर्मूला रेडी है ना। कोई भी एसिड हो, कोई भी मेटल हो, हमें क्या टेंशन है, हमारे पास तो फॉर्मूला रेडी है। अब एग्जाम में कौन सा मेटल देंगे, क्या देंगे, मुझे भी नहीं पता। मैंने तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस कर टेक्स्ट बुक के आपको एग्जाम्पल करवा दिए, एक्स्ट्रा है कि ये एग्जाम्पल करवा दिए। तो एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ये रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। बिकॉज काउंटिंग वाइज मैं देखने जाऊंगा तो काउंटिंग वाइज तो हार्डली 30 to 35 रिएक्शंस निकलेंगे आपके टेक्स्ट बुक में काउंटिंग वाइज, बट एग्जाम में तो भाई कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हैं रिएक्शन। तो एक ही तरकीब है, एक ही सॉल्यूशन है, कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट? कि पहले तो आप एक फॉर्मूला याद रखो हर एक चीज के लिए। उसके बाद भाई जब हम ये 2 लगाते हैं, 3 लगाते हैं, नीचे ये से नीचे 3 है, नीचे 2 है, ये जो बेसिक्स में हमने देखा था वो आपको याद रखना पड़ेगा। तीसरी चीज जब बैलेंसिंग करते हो, बैलेंसिंग याद रखना पड़ेगा। 3 चीज याद रखो, आपके रिएक्शंस फिनिश। अब एग्जाम में आप तो लिखना कैसे है? आपके बुक में तो नहीं इतने बड़े-बड़े पैराग्राफ दिए हुए हैं, बड़े-बड़े लंबे-लंबे, तो क्या पूरा लिखने का नहीं। आज अगर मैं आपको नोट्स पे ले जाता हूं तो आप अपने आप समझ जाओगे कि एग्जाम में कैसे करना है। क्या लेके आई मैम? सर हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? यस सर। यस सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर और लेक्चर कितनी देर चलेगा? बस 5 मिनट और। मुझे पता है अंशी का आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे में विश करते हैं। अभी सिर्फ 5 मिनट मुझे और दे दो। देखो बच्चा लोग, अब आपको एग्जाम में अगर आता है, मान लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड 4 मार्क्स में कहीं मोस्टली पूछा जाता है, तो हम क्या करेंगे? देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने के बाद जो पहली लाइन लिखी है, हम जैसा यहाँ लिखा है ना, सेम टू सेम वैसा लिखना है। खाली एग्जाम्पल आप एक एक कर देंगे। अगर आपको एग्जाम में आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड 4 मार्क में आता है, तो आप क्या करेंगे? पहले हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, वैसा लो वैसा जाओ भाई, सॉरी मेरा भी माउस को लेके क्या सकता है। एसिड्स गिव हाइड्रोजन गैस along with respective salt when they react with metal। तो जो फॉर्मूला हमने याद रखी है ना,
कि मेटल और एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन देंगे, उसको अपने स्टेटमेंट में लिख दो। अब बेटा मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो लाइन यहाँ पे दी है, जो लाइन इधर दी है वही लाइन आपकी होनी चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। आप अपनी खुद की सेंटेंस बना सकते हैं। प्राची, प्राची लीव इट, प्राची लीव इट। हाँ सर। कुछ नहीं। ओके, देखो अब इसमें यहाँ पे लिखा है एसिड गिव हाइड्रोजन गैस, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं when metal reacts with acid it gives its respective salt and hydrogen। भाई आप अपने सिंपल सेंटेंस में लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा ही आपको लिखना है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अपना खुद का सेंटेंस बनाओ, आपने स्टेटमेंट लिख ली, फॉर्मूला लिख लिया, फिर नीचे उसका एग्जांपल लिख लो। भाई हमने यहाँ पे 4 एग्जांपल दिए हुए हैं, आप कोई भी एक या कोई भी 2 एग्जांपल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लिखोगे तो भी चलेगा, बट मैं कहता हूँ 2 लिखो तो सबसे बेस्ट, क्यों चेकर खुश हो जाएगा कि यार बच्चे की नॉलेज अच्छी है। ठीक है, 4 के 4 लिखने की जरूरत आपको नहीं। अब हो सकता है बेटा ऐसा भी होगा कि आपको केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पूछी जा रही है, आपको पूछा जा रहा है what will happen when hydrochloric acid reacts with zinc granules। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक ग्रेनुल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो ये भाई वो ये क्वेश्चन मैक्सिमम 1 मार्क या 2 मार्क में आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो फर्स्ट रिएक्शन है ना, हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक मेटल। खत्म, स्टेटमेंट लिखो, उसका रिएक्शन लिखो, फिनिश। एक हेडमिट खाली और डाल देना जो यहाँ पे नहीं है, कि आप जब रिएक्शन लिख रहे हो ना तो जो जो भी चीजें हैं उसके नीचे उसका नाम लिखो। जैसे देखो सबसे पहले क्या है, Zn मतलब जिंक, तो उसके नीचे लिखो जिंक प्लस HCl। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl के नीचे आप लोग लिख लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर जिंक क्लोराइड, तो उसको क्या बोलते हैं, ZnCl को क्या बोलते हैं, जिंक क्लोराइड। इन शॉर्ट हर किसी के नाम एटम के या मॉलिक्यूल के नीचे उसके नाम लिखो, वो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कहलाती है। अच्छी प्रैक्टिस से मेरा मतलब है कि मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। क्यों, अगर मैं चेक करूं तो आपने जब इतनी सारी डिटेल दी है, डिटेल में कुछ खास नहीं किया, खाली नाम लिखा है आपने, लेकिन ये चेक खुश लग रहे बच्चे को सच में आता है, इसलिए नाम लिखा। फिर उसके नीचे आ जाते हैं तो सेम वही प्रोसीजर, स्टेटमेंट लिखो, फॉर्मूला लिखो, 2 एग्जांपल लिखो। तो आपको बहुत सारा एग्जांपल हमने दिए हैं, आप 2 एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, बस सब में ऐसा ही करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया मिल्की कर देता है जो कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्ट, ये उसके अलग से यहाँ पे स्टेटमेंट है, पूरा आपको रीड करना है। अब ये है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मार्बल एंड एगशेल। भाई जब एसिड को मार्बल के ऊपर डालेंगे, जो आपके घर में मार्बल की टाइल्स रखी होती है, लकोटी होती है ना, लकोटी खेलते हैं बच्चे लोग, मार्बल या एगशेल, जो अंडे का जो ऊपर का पार्ट होता है ना, जिससे हम तोड़ के फेंक देते हैं, उसे कहते हैं एगशेल। जब एसिड को उस पर रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा, तो देखो मार्बल हो या एगशेल हो, दोनों होते क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका मतलब कि एगशेल बोलो या मार्बल बोलो, इनडायरेक्टली हम ऐसा कह रहे हैं कि वो कार्बोनेट के साथ, कैल्शियम कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है। सो आज हमने देखा ना कि जब वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या होगा, बस वही रिएक्शन आपको लिख देना है। ओके, फिर अब नीचे यूजेस ऑफ एसिड, बस ये पढ़ के हम आज का एंड करते हैं। यूजेस ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, देखो ब्रैकेट में लिखा है किंग ऑफ केमिकल्स, याद रखना किंग ऑफ एसिड या किंग ऑफ केमिकल किसको कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड is used in car battery and in preparation of many other compounds। कार की बैटरी है, बाइक की बैटरी है, ऐसी जो इलेक्ट्रिकल आइटम है बैटरीज वाली, उसमें हम H2SO4 का यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड इज used in the production of ammonium nitrate which is used as a fertilizer in agriculture। भाई नाइट्रिक एसिड की मदद से अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3
एमोनियम नाइट्रेट NH4, अगर आपको लिखना है तो लिख लो एमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। तो ये एमोनियम नाइट्रेट बना। अब एमोनियम नाइट्रेट जो है वो बेटा एग्रीकल्चर में एज अ फर्टिलाइजर के तौर पे बहुत ही अच्छे से यूज होता है। आई होप आप सबको पता होगा कि फर्टिलाइजर क्या होता है। फर्टिलाइजर मतलब वो केमिकल्स जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन द क्लींजिंग एजेंट इन टॉयलेट। भाई आपके टॉयलेट में आपकी मम्मियां कई बार एसिड का इस्तेमाल करती होगी, जिसको डालने से जो काली चाय से जो सब उड़ जाती है, तो वो जो एसिड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। टार्टरिक एसिड इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। जो मैंने बताया ना आपको बेकिंग पाउडर, वो एक टार्टरिक एसिड से होता है। आपने कभी खाया भी होगा, खट्टा खट्टा होता है, बहुत ही खट्टा होता है। आपके अगर आपको नहीं पता तो अपने मम्मी से पूछना, दिखने में एकदम चीनी जैसा होता है, शुगर होती है ना चीनी, दिखने में एकदम वैसा होता है टार्टरिक, और एकदम खट्टा होता है। तो उसको बेकिंग पाउडर जो ये जिससे केक वेक बनाते हैं ना, जो पाउडर से, उसमें भी डाला जाता है। सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, ये मुझसे नेक्स्ट टाइम पूछने बताऊंगा मैं आपको सोडियम बेंजोएट क्या होता है, बेंजीन क्या होता है, सोडियम बेंजोएट का सब बताऊंगा मैं आपको। इज यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन। भाई ये जो खाना जब पता है जो पैकेट फूड्स आते हैं जिसके अंदर सब डाला हुआ होता है, उसके अंदर सोडियम बेंजोएट डाला जाता है, जिसकी वजह से आपके खाने के पैकेट्स फूले हुए रहते हैं, है ना। एक नाइट्रोजन भी डाला जाता है कई बार, और कई बार सोडियम बेंजोएट भी डाला जाता है। कार्बोनिक एसिड इज यूज्ड इन एरेटेड ड्रिंक्स। भाई एरेटेड मतलब कि ये जो जिससे आप जो कोल्ड ड्रिंक होती है, पता है धुआं से गैस ऊपर निकलती है, बाहर की तरफ आती है, उसके अंदर कार्बोनिक एसिड होता है। और कार्बोनिक एसिड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ। ओके, हेलो, हाँ सर, कहाँ पर क्लासेस? हाँ सर क्लासेस पे हूँ। मैं 2 मिनट में फोन करता हूँ, बस लेक्चर होने आए हैं। 2 मिनट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। हाँ ओके बेटा, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अब आपका होमवर्क सुन लो। हमने जितने भी रिएक्शंस देखे हैं ना, सारे रिएक्शंस और ये यूजेस आपको टू टाइम में बिना देखे, तो देखो ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड यहाँ से हमारा शुरू होगा। एक मिनट, ऊपर क्या है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ से, ये पेज नंबर है 31, देख लो 31 पेज नंबर पे रिएक्शन ऑफ एसिड्स है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड 31 पेज, सो 31 पूरा, और 32 पे आके यूजेस ऑफ एसिड, बस सब कुछ 2 टाइम लिखना है आप लोग को। ओके सर। ओके सर। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल हम बेस के रिएक्शन देखेंगे। ओके ठीक है सर। चलो बेटा, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. क्या हो रहा है मोक्षी? हाँ अपलोड कर दूंगा मोक्षी।